हाइड्रोजन की कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके HX बनाता है, ठीक है ना, H2 + X2, ठीक है, 2HX बनाता है। और फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो डायरेक्ट कंडीशन में होती है। आयोडीन के साथ कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है। हाइड्रोजन + X2 है, 2HX बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन डायरेक्ट कंडीशन में होती है। आयोडीन के साथ यहाँ पे कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन के बारे में भी देखा था कि आपका जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हाई टेम्परेचर पे वाटर का फॉर्मेशन करता है, और रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। फिर हमने N2 के साथ रिएक्शन भी देखी थी कि N2 + 3H2 आपस में रिएक्शन करके अमोनिया गैस की फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ पे कैटलिस्ट है वो आयरन यूज होता है, ठीक है। इसको हमने हेबर प्रोसेस नाम भी दिया था, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन विद मेटल्स भी पढ़ी थी कि जो आपकी मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, हाइड्राइड बनाती है। जैसे एल्कली मेटल है, ठीक है, तो वो MS टाइप का हाइड्राइड बनाएगी, बिकॉज मेटल पे चार्ज कितना होगा, +1, और हाइड्रोजन पे कितना होगा, -1, ठीक है। वैसे ही कैल्शियम है या जो भी एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके CH2 टाइप के हाइड्राइड बनाएगी। CH2 को हम हाइड्रोलिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में पिछले क्लास में देखा था। आज हम कुछ और आगे रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की। जो फोर्थ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड। देखो, मेटल आयन का मतलब होता है कि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, चाहे 2 पॉजिटिव चार्ज हो चाहे 1 पॉजिटिव चार्ज हो, अलग अलग टाइप के मेटल आयन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने रिएक्शन करवाई PD+2 की, ठीक है, PD+2 आपके पास, PD+2 एक्वस फेज में है, ठीक है। पैलेडियम, PD क्या होता है, पैलेडियम, ठीक है। तो पैलेडियम+2 आयन की यदि आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोजन गैस के साथ, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन कौन से एजेंट की तरह काम करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है ना। ये दूसरे भी किसी भी कंपाउंड है उसका क्या कर सकती है, रिडक्शन कर सकती है, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, आपका जो हाइड्रोजन है वो PD+2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो PD+2 वो इलेक्ट्रॉन का गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो PD+2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PD में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन किया। PD+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या किस में चेंज हो गया है, प्लेडियम में चेंज हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। और आपकी जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देगी, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगी, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वो 2H+ में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन है वो किसी भी मेटल आयन के साथ जब भी रिएक्शन करेगी तो उसका ऑक्सीडेशन कर, उसका रिडक्शन कर देती है और खुद क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे जो चार्ज है वो +2 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जब भी कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में है ना, तो उस पर 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये +2 में किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बिल्कुल। तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन है वो 0 स्टेट में से किस में जा रही है, +1 में जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही है, लॉस कर रही है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। और इसके बारे में आप डिटेल में रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाएंगे हम कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम किस तरह से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। 10th में हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना। 11th क्लास में हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को किसके हिसाब से देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। वैसे ही मान लो आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है MXOY, ठीक है, कोई भी XYZ मेटल है ना, हम पर्टिकुलर यहाँ किसी जनरली लिख रहे हैं ये रिएक्शन, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करा दोगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या करेगी, मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या कर देगी, सेपरेट कर देगी, मतलब ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो यदि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मेटल है वो अलग हो जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन कर लेगी, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे वाई यूज कर सकते हो, ठीक है।
तो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, उससे यदि आपको मेटल को सेपरेट करना है, ठीक है, तो फिर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन वो बाहर निकल रही है ना, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की रिएक्शन की बात करूं मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें मेनली प्रेजेंट होते हो, है ना, उनको हम हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, है ना। और मतलब हाइड्रोकार्बन तो कार्बन और हाइड्रोजन के होते हैं, इसके अलावा यदि ऑक्सीजन वगैरह भी प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ, है ना, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मान लो जो हमें प्लांट से मिलते हैं या वेजिटेबल से मिलते हैं, जैसे ऑयल है, ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, घी है, ये भी एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करती है, और उसके लिए क्या यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो, आपने वनस्पति घी का नाम सुना है, वनस्पति घी या डालडा घी, वनस्पति घी, हाँ, वनस्पति घी है ना, मतलब जैसे देसी घी होता है वो गाय का होता है या जो भी है ना, डेयरी वाला होता है ना, डेयरी वाला तो देसी से थोड़ा सा मतलब हल्की क्वालिटी का होता है ना, तो उसके तो पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, आपको पता है 600 लगते हैं ना लीटर के, ठीक है। मतलब मान लो हम विलेज से मतलब गाय का या भैंस का घी ले, ठीक है, मान लो, और एक हम डालडा घी, डालडा घी तो 50-60 रुपए किलो आता है, ठीक है। डालडा घी कितने रुपए किलो होता है, 50-60 रुपए किलो, ठीक है। तो डालडा घी का क्या यूज होता है ना, डालडा घी का है ना, जनरली कुछ लोग होते हैं जो है ना, मतलब लो क्वालिटी की जो मिठाइयाँ होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो जलेबी निकालते हैं ना, कई बार आप देखा होगा कि जलेबी निकालते रहते हैं ना, तो जलेबी है ना अलग अलग टाइप की होती है ना। एक वो जलेबी जो डालडा घी में निकाली जाती है, ठीक है, एक वो जलेबी जो ऑयल में निकाली जाती है ना। ऑयल मतलब जैसे सोयाबीन का मान लेते हैं ना, जनरली उसी में निकालते हैं। और एक जो देसी घी की जलेबी होती है, ठीक है, आपको पता ही है उनकी रेट क्या होती है? डालडा घी वाली जलेबी और देसी घी की जलेबी है, उसका रेट का तो डिफरेंस पता ही है आपको, ठीक है। मतलब डालडा घी की आप जलेबी खाओगे तो आपके मुंह में वो चिपक जाती है, ठीक है, ऊपर, मतलब आपने देखा होगा कि ना डालडा घी का ऐसे आप खाते ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है, कि है क्या चीज, जस्ट पता चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो क्या चिपकता है मतलब मुंह में अच्छे से नहीं है, मतलब ठीक है। और बिल्कुल आप एक दो खाने के बाद है ना, आपका मतलब कुछ अलग ही फील होगा आपको, समझ गए। तो वही है, मतलब जो वनस्पति घी होता है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत बढ़ाता है ब्लड में, ठीक है, और ये ना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, वनस्पति घी। और वनस्पति घी है वो ज्यादातर हम जो कई लो क्वालिटी की जो स्वीट्स होते हैं उनके बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे आपने सोन पापड़ी भी देखी होगी, ठीक है, मार्केट में सोन पापड़ी आती है, तो वेरियस टाइप की कॉस्ट आती है उनकी, ठीक है, कई 100 रुपीज में पर केजी आ जाती है, ठीक है, कई 150 लगते हैं, कई बार 200 लगते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो देखो डिपेंड करता है उसमें कौन सी फैट को यूज किया गया है, ठीक है। यदि ट्रांस फैट या डालडा घी को यूज किया गया है या वनस्पति घी है ना, एक ही चीज है, उसको यूज किया है, तो है ना कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो वही है, मतलब वो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, मतलब डालडा घी किससे बनता है, वेजिटेबल ऑयल से बनता है, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, ठीक है, उसको हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो डालडा घी बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। तो पुराने जमाने में तो लोग खाते भी थे, ठीक है, वहां भी डाइजेस्ट होता, क्योंकि हार्ड वर्क करते थे ना, तो फिर भी है ना वो कईयों के डाइजेस्ट हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आजकल तो मतलब आप खा ही नहीं सकते, ठीक, खाओगे तो मोस्ट ऑफ द 99% पीपुल एलर्जी शो करते हैं उसके प्रति, ठीक है, ठीक नहीं है। तो इसमें हम रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो ऑयल का हाइड्रोजनेशन करवाया जाता है, ठीक है। आपके पास जो वेजिटेबल ऑयल है उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, और कैटलिस्ट यूज करते हैं यहाँ पे निकल। कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल, ठीक है। तो क्या बनता है, वेजिटेबल घी बनता है, ठीक है, वेजिटेबल घी बनता है, ठीक है, बिल्कुल। इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन का बेसिकली ये मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना, क्या होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ, मान लो एक छोटा सा और एग्जांपल लेके, जैसे मान लो आपके पास एक छोटी सी एल्कीन है ना, बिल्कुल
C2H4 वाली, ये एल्कीन है, इसका नाम है इथीन, ठीक है, इथीन है। यदि मैं इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, H2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक 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 हाइड्रोजन लग जाएगा दोनों कार्बन पे, ठीक है। हाँ, पैलेडियम और निकल में से हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट यूज करते हैं, ज्यादातर हम पैलेडियम है, प्लेटिनम है, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट होते हैं ना, जनरली आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यदि आप मैंने इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाई तो क्या होगा, डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा ना, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजनेशन हुआ, किसका हुआ, इथीन का, ठीक है। वैसे ही वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, वेजिटेबल घी बनता है, ठीक है। अब मुझे ये बता सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल ज्यादा अनसेचुरेटेड है या वेजिटेबल घी ज्यादा अनसेचुरेटेड है, विच वन इज मोर अनसेचुरेटेड, किसमें अनसेचुरेशन ज्यादा है, आपको क्या लगता है। जैसे इथीन है, इसमें डबल बॉन्ड थे, मैंने H2 के साथ रिएक्शन कराई तो इससे सिंगल बॉन्ड वाले इथेन में कन्वर्ट हो गया, तो ज्यादा अनसेचुरेटेड कौन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो शाबाश, ऑयल ज्यादा क्या होता है, अनसेचुरेटेड है, ठीक है। तभी तो ऑयल में क्या हुआ, अरे वेजिटेबल घी थोड़ी होगा ज्यादा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल घी में हमने क्या डाला, हाइड्रोजन डाली, तो होगा उसके बॉन्ड तो ब्रेक हुए ना, डबल और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गए, उसकी जगह क्या लग गया, हाइड्रोजन लग गया, तो वेजिटेबल घी बन रहा है। जैसे मान लो इथेन में मैंने हाइड्रोजन ऐड की, तो क्या बन रहा है, इथेन बन रहा है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं ना, उनकी जगह क्या लग रही है, हाइड्रोजन लग रही है, ठीक है। तो एक तरह से वेजिटेबल ऑयल क्या होते हैं, ज्यादा अनसेचुरेटेड होते हैं देन वेजिटेबल घी से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है, उससे आपको क्या मिलेगा, वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल है। यदि आप वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन है वो ऑयल में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, उसके बॉन्ड्स को डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर रही है, ठीक है। और किस में जा रही है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की तरफ बढ़ रही है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। देखो आपने ना मतलब चिप्स विप्स खाते हो, ठीक है, और कई बार ना ऐसे स्नैक्स भी खाते हो जिसमें उसमें लिखा होता है ना, पॉली अनसेचुरेटेड फैट, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, सेचुरेटेड फैट, ऐसा लिखा होता है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑयल क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते हैं, ऑयल क्या होते हैं, सेचुरेटेड होते, नहीं ऑयल अनसेचुरेटेड होते हैं, सॉरी, ऑयल क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑयल होते हैं, डिपेंड करता है, मैं एक ऑयल की बात नहीं कर रहा ना, सरसों का ऑयल है, ठीक है, वो कुछ अलग है उसकी मतलब एज ए केमिकली, ठीक है, सोयाबीन का अलग है, ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑयल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, हाइड्रोजन है, गैस है, वो कई बार एल्डिहाइड और एल्कोहल को बनाने की भी काम आती है, ठीक है, किसको बनाने की काम आती है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड एल्कोहल्स, ठीक है। मतलब एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, पता है ना, एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, और एल्कोहल में कौन सा होता है, पढ़े थे ना आपने 10th में, एल्कोहल, एल्डिहाइड, हाँ, एल्कोहल में क्या होता है, OH होता है, क्या होता है, OH होता है, ठीक है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें OH होता है वो एल्कोहल होता है, ठीक है। एल्डिहाइड में कौन सा होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO होता है, ठीक है, ऐसा कुछ मैं थोड़ी बहुत आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो होता क्या है देखो, हम यदि एल्कीन की रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है, इसका एक और, इसको ओलिफिन्स भी बोलते हैं कई बार, ठीक है, ओलिफिन्स, ठीक है। इसकी रिएक्शन दी आप वाटर गैस से करवा दो, वाटर गैस में क्या होता है, CO+H2 होता है ना, हाइड्रोजन तो होती है, वाटर गैस से करा दो तो क्या हो जाता है देखो, ये हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड को हटा देगी,
और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगी एक तो, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग के CHO बना लेगी, ठीक है, एल्डिहाइड बना लेगी। तो क्या बन जाएगा देखो रिजल्टेंट, देखना क्या बन जाएगा। देखो 2 कार्बन तो पहले से ही थे, R CH2 तो ये बन गया, प्लस CHO लग जाएगा, ठीक है। एक कार्बन कहाँ से आया, यहाँ से आ गया, ठीक है, CO से, ठीक है। तो इस तरह से यदि एल्कीन की रिएक्शन आप वाटर गैस से कराओगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। देखो CHO ग्रुप है ना, CHO फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड है, ठीक है। फिर यदि आप फिर से इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, आगे आगे इसमें और हाइड्रोजन जोड़ दो, तो एक हाइड्रोजन तो कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। एक हाइड्रोजन कहाँ पे लग जाएगा, ऑक्सीजन के पास लग जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, अल्कोहल में, RCH2CH2CH2OH लग, ठीक है। तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। इस रिएक्शन को कई बार हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका नाम है हाइड्रोफॉर्माइलेशन, मतलब फॉर्माइल होता है आपका, एल्डिहाइड को बोलते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड का प्रोडक्शन करना हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन भी, इसको एनसीईआरटी में लिखा है नाम, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप एल्कीन की रिएक्शन CO+H2 से कराओगे तो पहले क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड पे आप फर्दर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब हाइड्रोजन के यूज की बात करते हैं। बताओ हाइड्रोजन का कहाँ पे यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये अभी भी एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे ना, एक बार समराइज कर लेते थोड़ी बहुत, ठीक है। क्या क्या यूज है हाइड्रोजन के, ठीक है, बताओ। एक तो पहला यूज तो हाँ, वेजिटेबल घी बनाने में, किसमें होता है, वेजिटेबल घी बनाने में, है ना। पहला यूज तो हो गया वेजिटेबल घी बनाने में, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ। 1 नंबर। 2 नंबर, देखो मेटल हाइड्राइड को बनाने में, है ना, मेटल हाइड्राइड हमने देखे थे, ठीक है, हाइड्राइड्स को बनाने में, HCl बनाने में, ठीक है, HF बनाने में, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ ना एसिड बनाने में, ठीक है, वहां पे भी यूज होता है ना। और मेटलर्जी में भी यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, मेटलर्जी में। मेटलर्जी में क्या काम आता है, मेटल ऑक्साइड का क्या करती है, रिडक्शन करती है ना, उनसे मेटल को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है, बिल्कुल। रॉकेट फ्यूल सेल में भी यूज होता है ना, मतलब जो इंडिया का जो अपोलो मिशन था, अपोलो अपोलो जो मिशन था उसमें क्या हो गया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज किया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल को यूज किया था, ठीक है। मतलब इसको इसलिए यूज किया था बिकॉज ये जो फ्यूल सेल होता है ना, ये हल्का होता है ना, एक तो इसके ना जो वजन होता है, वेट होता है, वो कम होता है, तो रोक जब भी हम स्पेस में जाते हैं तो आप भारी सामान नहीं लेके जाते, ठीक है, जितना से जितना हल्का हो सके वो चीज लेके जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल की एक मतलब कैन भर के उठा के ले गए, ठीक है, रॉकेट में, और आराम से वहां पे रोटियां पका रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे स्पेस में जब भी जाते हैं तो वेट को मिनिमम करना पड़ता है ना, क्योंकि आपका रॉकेट का जो फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा लगता है ना। रॉकेट जब उड़ता है ना, नीचे धुआं सा छोड़ता है ना, वो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से होता है, ठीक है, हाइड्रोजन है और रॉकेट फ्यूल में यूज होता है ना, वो थ्रस्ट थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, रॉकेट को मतलब थोड़े दिन वहां रुकना भी पड़ता है ना, और वहां पे कोई फ्यूल चाहिए स्पेस में, ठीक है, मतलब स्पेस में बात करें तो हमें H2O2 फ्यूल को यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब रॉकेट के और कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कैमरे में या किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है, तो H2O2 फ्यूल सेल हम यूज करते हैं, है ना, बिल्कुल। ये अपोलो मिशन में यूज होता है क्योंकि इसका एक तो पोल्यूशन बहुत कम होता है और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जानते हो ना क्या होती है, बताओ क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, 9-10 में पढ़ता ना आपने, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं सुना। एक आपने गोबर को जलाया है, एक आपने पेट्रोल को जलाया, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है, उसका देखो सही में मीनिंग क्या होता है। देखो मीनिंग क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, मतलब देखो ये होता है, देखो जैसे मान लो फूड की बात नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कैलोरी आप वाले फूड की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान दो, देखो समझो आप, ठीक है हाँ, थोड़ा इसमें भी टाइम लगा देते हैं, वैसे तो ना कोई बताने की बात ही नहीं है, ठीक है, आपको आना चाहिए ये सब। देखो मान लो आपके पास 1 मोल हाइड्रोजन है, कितनी मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल हाइड्रोजन है। मान लो इससे आपको एनर्जी मिली कितनी, 100 किलो जूल मिल गई, सुनना मेरी बात, ठीक है।
एक आपके पास 1 मोल पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल है, 1 मोल पेट्रोल, उससे आपको एनर्जी मिली इन सेंस मान लो मैंने मान ली 500 किलो जूल, है ना? बताओ किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? 1 मोल हाइड्रोजन से 100 किलो जूल मिला, 1 मोल पेट्रोल से 500 किलो जूल मिला। तो कईयों को ऐसा लगता कि पेट्रोल की ज्यादा है, किसकी ज्यादा है? पेट्रोल की। सबका आंसर यही होगा, क्योंकि सबका आंसर क्या गलत होगा, बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? पर ग्राम फ्यूल से जो एनर्जी मिले, ठीक है? 1 ग्राम से जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, या 1 किलोग्राम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो देखो हाइड्रोजन का 1 मोल मतलब 2 ग्राम होता है ना, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम से कितनी मिल रही है? 100। 1 ग्राम से कितनी मिलेगी? 50 मिलेगी, है ना? अब देखो पेट्रोल का मोलर मास क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। पेट्रोल में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन बहुत लॉन्ग चेन होती है, ठीक है? मान लो मैंने आपको पेट्रोल का मोलर मास दे दिया 50 ग्राम, ठीक है? तो 50 ग्राम से मिल रही है 500, तो 1 ग्राम से कितनी मिलेगी? 10 से मिलेगी ना। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होती है पर ग्राम फ्यूल से जो एनर्जी मिले, ठीक है? वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है? पर ग्राम से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। आपका हाइड्रोजन क्या होता है? हल्का होता है, ठीक है? उसका मोलर मास बहुत कम होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाइड्रोजन की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? अब आगे से गलती मत करना, ठीक है? तो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और जब भी H2 और O2 बर्न होती है तो कोई इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी नहीं होता, ठीक है? तो हाइड्रोजन है वो एक तरह से ज्यादा अच्छा सोर्स है, ठीक है? मतलब ग्रीन एनर्जी की बात करता है हाइड्रोजन, है ना? पॉल्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है? मतलब यदि हम गाड़ियों को भी हाइड्रोजन से चलाएं, ठीक है, तो बिल्कुल इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन रहता है। बट देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि हम उससे कार को चलाएंगे, है ना, तो भी मतलब आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट फिर भी नहीं चलाते, क्यों नहीं चलाते बताओ? इको फ्रेंडली भी होता है, हाँ इको फ्रेंडली भी होता है, फिर भी हाइड्रोजन को यूज क्यों नहीं करते हैं? बहुत कम करते हैं। क्या रीजन हो सकता है आपके को? आपको क्या लगता है? हाँ पैसा ज्यादा लगता है। क्या लगता है? पैसा ज्यादा लगता है ना? पैसे ज्यादा लगते हैं। हाइड्रोजन बहुत एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? हाँ एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? मनी, मनी मैटर करता है ना। जैसे मान लो आप राइस खाते हो, है ना? राइस भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, गोल्डन राइस है ना, एक ब्राउन राइस आते हैं, क्या आते हैं? ब्राउन राइस, ठीक है? ब्राउन राइस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ना, ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उनको हम कहाँ पे खाते हैं? वो ब्राउन राइस खाने लग जाएंगे तो फिर घर पे जो भी है सब कुछ सामान खाली हो जाएगा 1-2 साल में, ठीक है? आप खा पी के सारा का उड़ा दोगे, ठीक है? वही है, मतलब हमें क्या करना पड़ता है? कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ता है ना? देखो खाने के लिए हम क्या करते हैं, हो सकता है कई बार है ना हम कैलोरी फ्री भी चीजें खाने लगते हैं ना, अलग अलग बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, वो सब ठीक है, उसके लिए पैसा भी तो लगता है ना, ठीक है? तो आदमी को ना अपनी औकात के हिसाब से बात करनी चाहिए, सीधी बात हो, चाहे मैं हो चाहे कोई हो, ठीक है? मतलब हम खर्चे को बिल्कुल देखते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल सिर्फ खाने पे ज्यादा, और भी तो चीजें है ना। तो वही बात है, हाइड्रोजन है, पैसा ज्यादा लग रहा है ना? तो गरीब लोग हैं वो अपना जो भी गाड़ी है वो हाइड्रोजन वाली खरीद नहीं सकते, सीधी बात ही है ना, वो एक्सपेंसिव होता है, दैट्स वाई, ठीक है? बिल्कुल, इसीलिए इसको अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल है ना। डबल जो अमेरिका है, जापान है, वहां पे आप देख सकते हो, वहां पे इलेक्ट्रिक कार है, हाइड्रोजन वाली कार है ना, वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास पैसा है। बस वही है ना, कभी भी है ना मनी को भी देखा जाता है ना, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस होना चाहिए कोई भी चीज, ठीक है? उसकी भी हम बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के यूज देख रहे थे हम, ठीक है? तो बहुत सारे यूज है। एक और यूज है, हाइड्रोजन को हम वेल्डिंग में भी यूज करते हैं। किसमें करते हैं? वेल्डिंग में, है ना? वेल्डिंग का मतलब क्या है? जैसे मान लो दो आयरन की पीस है ना, वो उनके बीच में मतलब जो भी एक टूट गई है, या उनके बीच में ना आपको जोड़ तोड़ करना है, ठीक है? उनको वेल्ड करना आपस में, ठीक है, चिपकाना है, तो हम क्या करते हैं? वेल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है? वेल्डिंग में क्या होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। वेल्डिंग करते हैं तो हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। देखो हाई टेम्परेचर कहाँ से आता है, ठीक है? यदि आप एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज करो, किसको यूज करो? एटॉमिक हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन के एटम आपस में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बताओ, जब एक एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में चेंज होती है तो एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगी? बताओ। यदि आपका H एटम है H2 में चेंज होता है तो
एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है? हाँ, क्या होती है? रिलीज होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उससे टेम्परेचर वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है, और ये वेल्डिंग के लिए काम आ जाती है, ठीक है। तो वेल्डिंग में एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेज है, वो यहाँ यूज होती है कटिंग और वेल्डिंग पर्पज के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के यूज है, देखो सिंपल सिंपल से है ना, आपने देख लिए, एक बार आपको पढ़ने। हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ट्रिटियम, वो यूज होता है रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। हाँ, ट्रिटियम है वो यूज होता है बिल्कुल, पर ट्रिटियम की अबंडेंस भी बहुत कम होती है, ठीक है। हम उसको यूज करते हैं पर बहुत कम प्रेजेंट होता है ना। उसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी खेत में से पकड़ के उठा लिया या कहीं से ले लिया। हाँ, हाइड्रोजन का यूज है वैसे सब, ऑक्सीजन का भी यूज है, हाइड्रोजन का भी यूज है, बिल्कुल। हाइड्रोजन का यूज है तभी तो एक अलग चैप्टर दिया ना आपको, बाकी ऐसा तो कोई चैप्टर नहीं है, ऑक्सीजन का अलग चैप्टर है ना। ऑक्सीजन को तो हम ना किसी पी ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, है ना। हाइड्रोजन का तो हम पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें मतलब हाइड्रोजन का काफी यूजेज है, ठीक है। ट्रीटियम जनरली ना जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स में रिसर्च के लिए यूज हो सकता है ना, कई बार है ना, मतलब जैसे कार्बन 14 होता है ना, वो जो भी है, जैसे मान लो कई बार आपने सुना होगा, जैसे न्यूज़पेपर में आती है ना, मतलब कहाँ पे है ना, 500 साल पहले का कंकाल मिल गया, है ना, 500 ईयर्स पहले का कंकाल मिल गया। कंकाल क्या होती है? जो भी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, पुराना जो भी है बॉडी जो है ना, मतलब जिसका क्रियाक्रम नहीं किए हुए नीचे से मिल गई, मान लो ऐसा आप बोलते हैं ना। ये कोई भी स्टोन मिल गया, वो ना 5000 पहले का पुराना है, ठीक है। कोई हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसके टाइम की चीजें है ना, स्केल्टन वगैरह जो भी है ना। तो इन सब चीजों की जो एज पता करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं कार्बन 14 को, ठीक है। कार्बन 14 है और रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए काम आता है, ठीक है। किसी भी कंपाउंड है उसकी एज के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड उसी चीज में यूज होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं, यहाँ पे हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है। एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को हम सिंथेसाइज करते हैं, फॉसिल फ्यूल मान लो, जो भी है ना, जो भी अवशेष है, ठीक है, उनकी एज का पता करने के लिए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो है हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड, हाँ, एज कैसे चेक करता है वो ना, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे बिल्कुल, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। हम्म देखो, हाइड्राइड्स की बात करते हैं। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? देखो, आपने, मैं एस ब्लॉक में भी हाइड्राइड्स का नाम लिया था, यहाँ पे भी हम थोड़ी देर पहले हाइड्राइड्स की बात की थी, ठीक है। तो हाइड्राइड्स क्या है? मतलब हाइड्रोजन के मेटल और नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड होते हैं वही हाइड्राइड्स होते हैं, है ना। मतलब हाइड्रोजन के मेटल या नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन मेटल के साथ ही नहीं, नॉन मेटल के साथ भी हो सकते हैं ना। हमने तो मेटल वाली बात की थी, है ना। हाइड्रोजन और नॉन मेटल के कंपाउंड भी हो सकते हैं ना, मेटल के, नॉन मेटल के, मेटलॉइड के, ठीक है, जो भी है ना। मतलब एक तरह से जो एलिमेंट है उनकी हाइड्रोजन के साथ आप रिएक्शन कराओगे, है ना, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूं आपको, लिथियम हाइड्राइड, बिल्कुल, है ना, मेटल और हाइड्रोजन का है ना, बिल्कुल। जैसे वाटर है, वाटर भी तो क्या है? हाइड्राइड है ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से बना है, ये भी क्या है? एक हाइड्राइड है। अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस भी क्या है? हाइड्राइड है, ठीक है। हाँ, NaH भी हाइड्राइड है ना। बहुत सारे प्रेजेंट, मीथेन भी क्या है? हाइड्राइड तो है। मीथेन भी क्या है? कार्बन का हाइड्राइड है ना। H2O ऑक्सीजन का हाइड्राइड है ना। तो HCl है वो क्लोरीन का हाइड्राइड है, HF वो फ्लोरीन का हाइड्राइड है ना। तो सीधी सीधी बात है, हाइड्रोजन के जो मेटल और नॉन मेटल के साथ जो कंपाउंड होते हैं उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम हाइड्राइड्स को क्लासिफाई करेंगे, है ना, केमिकल बॉन्ड के बेसिस पे, ठीक है। हर हाइड्राइड्स के बीच में अलग अलग टाइप का बॉन्ड होगा, कईयों में आयनिक होगा, कईयों में कोवलेंट होगा, ठीक है। इस तरह के हम बॉन्डिंग और इनका जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो हाइड्राइड्स में जो कैटेगरी आती है वो आती है आयनिक, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, ठीक है। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड की बात करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बताओ? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के जो हाइड्राइड्स होंगे वो आयनिक
कौन से ग्रुप के होंगे, कौन से ग्रुप की मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी तो आयनिक कंपाउंड, आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेगी, आयनिक होंगे। आपको क्या लगता है कौन से ग्रुप की मेटल है वो हाइड्रोजन के साथ, किसकी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट, सीधी सीधी बात बोल दूं मैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की जो मेटल है ना, एस ब्लॉक के मेटल है वो आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखो एक्चुअली में हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम नहीं है ना, ठीक ठाक है, इतनी कम भी नहीं है जो हम सोचते हैं, ठीक है, और इतनी ज्यादा भी नहीं है, मतलब 2.1 के आसपास है, ठीक है। तो जो लिथियम है, जो सीजियम है, या जो भी है मैग्नीशियम है, ठीक है, ये मेटल है ना, वो हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनाएंगे वो आयनिक होंगे। सारे आयनिक नहीं होंगे, कुछ कोवलेंट भी होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, एस ब्लॉक में, आपको याद है तो, ठीक है। बट मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो एस ब्लॉक के जो हाइड्राइड होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, एक तरह से आयनिक होंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देख लो आप, है ना, जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, नीचे जो भी हाइड्राइड है। वैसे ही अल्कलाइन अर्थ में बेरिलियम का हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम का हाइड्राइड हो गया, कैल्शियम का हाइड्राइड हो गया, नीचे वाले, ठीक है। आपको मैंने बताया था बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू फजान्स लॉ, है ना। उनके केटाइन का साइज क्या होता है, छोटा होता है जरा, ठीक है, उसके कारण कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं ना। उन दोनों की मैंने स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ाई थी ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एस ब्लॉक में पढ़ाई थी, ठीक है। बेरिलियम का हाइड्राइड और मैग्नीशियम का हाइड्राइड क्या होते हैं, पॉलीमेरिक होते हैं, ठीक है। वैसे लिथियम हाइड्राइड में भी थोड़े कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्राइड्स इसमें थोड़े कोवलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करते हैं, बट बाकी जो हाइड्राइड्स है वो आयनिक होते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि हाइड्राइड्स है वो एस ब्लॉक के, वो लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आयनिक होते हैं तो ये लेटिस बनाते हैं, ठीक है। तो जो ये हाइड्राइड्स है, आयनिक हाइड्राइड्स है, वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टलीन होते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल, ठीक है, एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। जो भी आपके पास लिथियम हाइड्राइड है, जो भी सोडियम हाइड्राइड है, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आपका जो केटाइन और जो एनाइन है वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा काफी पास होंगे, उसके कारण मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, लगभग 0 होगी, ठीक है। ये मूव ही नहीं कर सकते। सॉलिड स्टेट में मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है केटाइन और एनाइन का, वो लगभग 0 होगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना, दोनों पास पास में है ना। जबकि मोल्टेन स्टेट है ना, तो उसमें क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोबाइल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप मेल्ट करोगे तो केटाइन और एनाइन क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ध्यान देना, आयनिक हाइड्राइड है वो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। बाकी हाइड्राइड के कंपैरिजन में होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। और हाई होने का क्या रीजन है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लेटिस, है ना, स्ट्रॉन्ग लेटिस बनाते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, या जो लेटिस बनाएगा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, बिल्कुल। समझते हो इतना, ठीक है। अब देखो आगे बात करें, एक चीज बताना, ठीक है, आपको मैं पूछता हूँ, देखते हैं कौन बताता है सही। मान लो आपने अल्कली मेटल के मोल्टेन हाइड्राइड ले लिए, क्या ले लिए, मोल्टेन या फ्यूज्ड, मतलब मेल्ट फॉर्म ले ली, ठीक है। जैसे मैंने NaH ले लिया, NaH ना, ये मोल्टेन है, क्या है, मोल्टेन है, मोल्टेन या मेल्ट है। इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया। बताओ एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, सोच के बताना, बिल्कुल। आंसर है वो 1% लोगों का ही सही हो सकता है, ठीक है। NaH मोल्टेन फॉर्म में, बिल्कुल मेल्ट फॉर्म में, इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, बताओ। आपने NaH लिक्विड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, ठीक है, मोल्टेन, ठीक है, तो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। आपको मैं हिंट दे देता हूं, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है,
ओके, काफी लोगों ने आंसर सही बताया है, बिल्कुल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, NaH लिक्विड स्टेट में मतलब मेल्ट फॉर्म में, बताओ यहाँ पे कौन कौन से आयन है। एक तो Na+ आयन है, एक कौन सा आयन है, H- आयन है ना। बताओ एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, बता सकते हो। Na+ और H- में कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कई बोलेंगे Na दे सकता है, अरे Na नहीं है, Na+ है, Na+ है, Na नहीं है, और हाइड्रोजन नहीं है, H नेगेटिव है। ठीक है, देखो ये गलतफहमी थोड़ी दूर कर लेना। आप समझते हो कि सोडियम और Na+ एक ही चीज है, नहीं, अलग अलग चीज है ना। ये सोडियम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है, इसमें 10 ही है, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो आपके पास एक Na+ है और एक H- है, दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा, H- लॉस करेगा। कौन लॉस करेगा, H-, और H- इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन में, है ना। और कैथोड पे आपका Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है। तो Na+ इलेक्ट्रॉन का गेन करके क्या बना लेगा, Na सॉलिड बना लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी हम एल्कली मेटल के जो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, मोल्टेन हाइड्राइड्स होते हैं, उनका यदि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे हाइड्रोजन मिलती है और कैथोड पे आपका सोडियम मेटल क्या होती है, डिपॉजिट होती है। ठीक है, तो ध्यान ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, यदि आप मोल्टेन जो हाइड्राइड्स है, ठीक है, एल्कली मेटल के, उनका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो आपको एनोड पे तो हाइड्रोजन मिलेगी और कैथोड पे सोडियम मिलेगा या मेटल मिलेगी। ठीक है, हमने देखा है कि 99% केसेस में क्या होता है, कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन मिलती है ना, हम देखते हैं जनरली। ठीक है, जो भी है, ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है, बट यहाँ पे ऐसा जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, बिल्कुल, तो रटने का नहीं है, ठीक है, समझने का है। मैंने आपको थर्मल स्टेबिलिटी तो बताई दी थी, एस ब्लॉक में बता दी। थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, बिकॉज लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है ना। इसके बारे में तो मैंने पहले ही करवा दिया था, दोबारा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और चीज करवाता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका LiH है, LiH लिथियम का जो हाइड्राइड होता है ना, वो उसका देखो लेटिस बहुत ही पावरफुल आपको दिख ही रहा है। ठीक है, कैटायन भी छोटा है इसका, है ना, सबसे। तो ये क्या होता है, थोड़ा अनरिएक्टिव होता है ना, किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ। किसके साथ, एटमॉस्फेयर में जो जो भी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या वो Cl2 गैस है ना, उनके साथ अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे टाइप को हाइड्राइड हमें बनाना है, मतलब कोई दूसरा हाइड्राइड हमें बनाना है कोई, ठीक है, अलग टाइप का। ठीक है, तो हम LiH से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो दो टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं हम। किसको किसको बनाते हैं, देखो मैं लिखा देता हूँ आपको। एक तो LiAlH4 बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं, LiAlH4। एक बनाते हैं हम LiBH4। दोनों थोड़े अलग हाइड्राइड है, ठीक है, और है दोनों हाइड्राइड ही। ठीक है, नाम क्या होता है, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम होता है लिथियम बोरोहाइड्राइड। दोनों के दोनों कंपाउंड कहाँ पे यूज होते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं ना। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, एस ब्लॉक में बताया था आपको। बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हो तो क्या बनता है, बेरिलियम का हाइड्राइड बनता है। बेरिलियम का हाइड्राइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्ट नहीं बनता बेरिलियम प्लस हाइड्रोजन से, क्या करना पड़ता है आपको, बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन LiLH4 से करवानी पड़ती है, तो आपको बेरिलियम हाइड्राइड मिलता है। करवाया कि नहीं करवाया था, याद है कि नहीं है, अभी अभी आपने टेस्ट दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, भूल गई, करवाया था। ठीक है, तो ध्यान रखो क्या क्या करवाया था। ठीक है, तो यदि आपको LiLH4 बनाना है, ठीक है, तो फिर कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम LiH की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्यूमिनियम का जो डायमर होता है क्लोरीन का, ठीक है, Al2Cl6 है ना, डायमर है AlCl3 का। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है LiAlH4 प्लस LiCl। ठीक है, इसको बैलेंस आप कर लेना, बैलेंस की वजह कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, LiH प्लस Al2Cl6। ठीक है, और यदि आपको ये वाला बनाना है LiBH4 तो कुछ नहीं करना, इसको हटा दो, तो उसके जगह क्या ले लो, B2H6 यूज कर लो, बोरोन का हाइड्राइड यूज कर लो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, LiBH4 बन जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक से याद करो। ठीक है, अभी आपको LiLH4 बनाना है तो आप Al26 के साथ रिएक्शन करा दो, और LiBH4 बनाना है तो आप B26 के साथ रिएक्शन करा दो LiH की। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, दोनों रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में भी दी हुई है ना, आप दोनों को अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। ठीक है, बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, बैलेंसिंग सिर्फ 10th क्लास तक ही सीमित है। 11th क्लास में जब भी बैलेंसिंग की बात आती है तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करने के लिए ना मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती है जो हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन की तो आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, तो कर सकते हो आप इजीली। ठीक है ना, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड यूज करते हैं तो हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग का रट्टा नहीं मारना, ठीक है, कभी भी बस ध्यान रखो कि दो कंपाउंड मिल रहे तो तीसरा क्या बन रहा है ना, तो बैलेंसिंग वाला रट्टा नहीं मारना, कोफिशिएंट रट्टा नहीं मारना आपको। ठीक है, हाँ। अब देखो ये तो थे आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, आयनिक या जो भी कोवलेंट हाइड्राइड होंगे, सॉरी आयनिक हाइड्राइड होंगे। दूसरे टाइप के हाइड्राइड थे कोवलेंट हाइड्राइड। क्या थे? कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड भी बोलते हैं इनको। बताओ कौन से ग्रुप के एलिमेंट, कौन से ग्रुप के एलिमेंट कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं? हाँ हरजोत सिंह, बात समझ गया मैं तेरी। कौन से ग्रुप, कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? एस ब्लॉक के तो क्या बना रहे हैं, एस ब्लॉक के तो आयनिक बना रहे हैं ना। अब कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है वो कोवलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड बनाएंगे पीरियोडिक टेबल में? अंदाजा है कुछ? देखो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मोस्टली? नॉन मेटल कहाँ पे होते हैं? नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं। क्या होते हैं? पी ब्लॉक में। ठीक है ना, तो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स क्या बनाएंगे? कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। क्या सारा ही पी ब्लॉक इंक्लूड होगा या कोई ग्रुप एक्सक्लूड भी होगा? ठीक है, क्या पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17 सारों को लेंगे या किसी को छोड़ेंगे भी हम? एक एक ग्रुप ऐसा है जो हाइड्राइड नहीं बनाता। ओके गुनवीर डेल, गुनवीर सिंह, एक ग्रुप ऐसा है जो हाइड्राइड नहीं बनाएगा। हाँ, अब ना कई 13 को बता रहे हैं, कई 14 को सोच रहे हैं। कौन सा ग्रुप होता है जो हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करता? 13 कैसे आएगा? अरे भाई नोबल गैस बनाती है हाइड्राइड, क्या नोबल गैस के कंपाउंड होते हैं? नहीं होते ना, तो ना तो एक्सेप्ट पी ब्लॉक में, एक्सेप्ट 18th ग्रुप, है ना, एक्सेप्ट 18th ग्रुप। नोबल गैस का कोई भी हाइड्राइड नहीं बना अब तक। नोबल गैस के कुछ कंपाउंड्स बने हैं फ्लोरीन के, बट हाइड्राइड अब तक नहीं बना है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में 13th 14th 15th 16th और 17th ग्रुप के एलिमेंट क्या बनाते हैं? कोवलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट 18th ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल भी दे दो, देखो HCl है ना, क्लोरीन 17 ग्रुप में है तो 17 ग्रुप का हाइड्राइड है। H2 है, देख सकते हो आप, है ना, 16 ग्रुप में है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारे क्या है? कोवलेंट हाइड्राइड है ना, ये आयनिक नहीं है। ठीक है हाँ, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं थोड़े, है ना, उनसे ये कोई क्रिस्टलिन नहीं होते। ठीक है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? कम होते हैं। नोबल गैस देखो 18th ग्रुप हाइड्राइड इसलिए नहीं बनाता कि नोबल गैस क्या होती है? अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, हाइड्राइड बनाने के लिए नोबल गैस को क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है, या फिर है ना बॉन्ड बनाना पड़ेगा। नोबल गैस है ना, वो क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए हम उसको नोबल गैस बोलते हैं ना, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन, उनके जो सेल होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई 18 ग्रुप के जो कंपाउंड है ना, वो हाइड्राइड नहीं बनाते, है ना, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ये वो ऑलरेडी स्टेबल होती है तो उनको कंपाउंड बनाने के लिए स्टेबिलिटी ऑब्टेन करना जरूरी नहीं है। ठीक है, 18th ग्रुप के जो कंपाउंड होते हैं, जो नोबल गैसेज होती है, उनके फुलफिल्ड सेल होते हैं, मतलब जो सेल होते हैं फुलफिल्ड होते हैं, उनको ना तो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जरूरत होती है। ठीक है, और ना ही वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बिकॉज उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ठीक है, दैट्स वाई। तो देखो पी ब्लॉक में 18 को छोड़ दो, बाकी के बढ़ाएंगे। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स को भी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में हमने चीजें पढ़ी है। ठीक है, उसके बेसिस पे देखो कैसे क्लासिफाई करता हूँ। देखो कोवलेंट हाइड्राइड है, नोबल गैसेस के हाइड्राइड्स नहीं बनते, नोबल गैसेस के हाइड्राइड्स नहीं बनते। नोबल गैसेस के कंपाउंड्स, कुछ नोबल गैस के कंपाउंड बनते हैं, कुछ के, अब तक आपने पढ़ा है कि नहीं बनते, है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नोबल गैस के कंपाउंड बनते ही नहीं है, कुछ नोबल गैस होती है जो कंपाउंड बनाती है। ठीक है, उनकी बात करेंगे हम +2 में, जब भी हमारा 18 ग्रुप पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक में, तब हम नोबल गैस की बात करेंगे, है ना, सिर्फ एंड सिर्फ जिनोन और क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड बनते हैं, बाकी किसी नोबल गैस के कोई कंपाउंड नहीं बनते।
ठीक है, हीलियम का कोई नहीं होता, नियोन का कोई नहीं होता, ठीक है, ऑर्गन का कोई नहीं होता, सिर्फ जिनोन का होता है और क्रिप्टॉन का कुछ कंपाउंड होते हैं, सबसे ज्यादा जिनोन बनाती है, ठीक है। बिल्कुल, वो भी क्यों बनाती है उसके बारे में ना डिटेल में रिसर्च है, डिटेल में कहानी है एकदम अच्छे से, रीजन है, पूरा पूरा लॉजिक है, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हाइड्राइड्स जिनोन के भी नहीं बनते, ठीक है। तो देखो कोवलेंट हाइड्राइड्स को हम नोबल गैस स्टेबल होती है फिर भी कंपाउंड क्यों बनाती है, अरे बता तो रहा हूँ ना, मैं +2 में बात करूंगा उनकी, मतलब बनाते कुछ स्पेशल कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। अभी कहानी सुना वाला तो आधा घंटा, चलो सुना ही देता हूँ तुम्हें, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बोलती हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ, तुम्हें समझ आती तो तुम्हारी, ठीक है। देखो एक साइंटिस्ट का नाम था नील बार्टलेट, ठीक है। नील बार्टलेट ने क्या किया था, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो, ठीक है। उसने क्या देखा कि एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड देखा उसने, ठीक है, स्पेशल टाइप का कंपाउंड बना लिया, O2PTF6 बनाया था उसने, ठीक है, रेड कलर का कंपाउंड था, ठीक है। उसने ये देखा कि जो O2+ की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो और जो ऑक्सीजन जो जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी है वो दोनों आपस में लगभग बराबर है। उसने क्या देखा था कि O2+ की मॉलिक्यूलर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से उसने इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है और जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी दोनों लगभग बराबर है। तो उसने ये सोचा कि यदि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये कंपाउंड बन सकता है तो हो सकता है जिनोन का ही बन सकता है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया था, उसी रिएक्शन में क्या किया था, जिनोन की रिएक्शन करवा दी थी, तो ठीक है, जिनोन के साथ ये कंपाउंड बना था XCPTF6, ठीक है। सबसे पहले यही थ्योरी आई थी कि नोबल गैस के कंपाउंड है ना यहीं से बने, सबसे पहला कंपाउंड यही सिंथेसाइज हुआ था नोबल गैस का। फिर नोबल गैसेस के जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे उसने, जैसे XCF2 है, XCF4 है, ठीक है ना। मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपसे निकलवाई थी, याद करो, ठीक है। ध्यान दो, किसी स्टूडेंट ने गौर किया हो तो ना, आपने गौर ही नहीं करते हो, आपने मैं देखा होगा, मैंने आपको ऐसे कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकलवाया था, याद है कि नहीं है, XCO2F2 वाला, ऐसे मैंने क्यों कराया था, जब कंपाउंड नहीं बनते तो फिर मुझे नहीं करवाना चाहिए था ना, वो कोई हाइपोथेटिकल नहीं थे, एक्चुअली में जिनोन के कंपाउंड क्या होते बनते, है ना। वो बनने का ये रीजन होता है कि जिनोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है और जो O2 की आयनाइजेशन एनर्जी वो लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो नील बार्टलेट ने क्या किया था, जिनोन के भी कंपाउंड बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर उसने क्या किया था, हाँ ठीक है, फिर फिर उसने क्या किया था, मतलब बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे, ठीक है। उसने ना अल्टीमेटली अब तक जो रिसर्च हो चुकी है उसमें हीलियम का कोई कंपाउंड नहीं बनाया, नियोन का नहीं बनाया, ऑर्गन का नहीं बनाया, सिर्फ जिनोन का बनाया और एक क्रिप्टॉन का थोड़ा बहुत बनाया, ठीक है। अब आपको 10th में ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे कि जिनोन का बनता है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली 10th तक ऐसे ही बात करते हैं कि नोबल गैस कंपाउंड ही नहीं बनाती, है ना। और जनरली मैं भी ऐसे ही बात करता हूँ आपको कि नोबल गैस है उसके कंपाउंड नहीं बनते, ठीक है, बनते हैं, ठीक है। जिनोन है वो नोबल गैस के कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। उसका रीजन भी मैंने बता दिया था कि जिनोन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है और O2 की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो लगभग बराबर होती है, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है तो 18th ग्रुप निकालना +2 की NCERT से, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये नील बार्टलेट स्टोरी वहां पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो 18th ग्रुप है, हाइड्राइड्स अब तक नहीं बने हैं, ठीक है ना। और फ्लोरीन के साथ ही कंपाउंड क्यों बने, उसका भी अच्छा लॉजिक है, क्योंकि फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन का गेन है वो बहुत इजीली कर लेता है, ठीक है, नॉन मेटल अच्छी है, ठीक है, दैट्स व्हाई, है ना, इसीलिए। तो देखो कोवलेंट हाइड्राइड्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, है ना, कोवलेंट की बात कर रहा हूँ। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, पढ़ा ना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, मैंने ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताई थी आपको, मैंने इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड पढ़ाए थे आपको। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन से होते हैं, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। आप 13th ग्रुप के हाइड्राइड ले लो, जैसे BH3 है, AH AlH3 है ना, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं ना। 13th ग्रुप के जो हाइड्राइड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं बिकॉज उनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। और ये लुईस एसिड भी होते हैं, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो लुईस एसिड भी होते हैं, है ना। ये बातें मैंने आपको पहले आपको बताई थी, ठीक है। अब बताओ, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दूसरे होंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब पूरे पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेड नहीं रहेगा उनके ऊपर, ठीक है, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहेगा, सारे यूज होंगे, ठीक है। वो कौन से ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, 14th ग्रुप के, CH4 है। आप स्ट्रक्चर बना के देखो, क्या कार्बन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मुझे ये बताओ,
या कार्बन के पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन या कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़ा रहेगा, सारे बॉन्ड बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। CH4 की बना के देख लो, ठीक है ना, SiH4 की बना के देख लो, ठीक है, बिल्कुल। तो कोवेलेंट हाइड्राइड को हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब पूरे पूरे, ठीक है, पूरे पूरे, है ना, कोई अनपेड नहीं आएगा, ठीक है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रीच एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रीच, ठीक है, जिनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है बट कई बार 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, कई बार लोन पेयर भी आ जाते हैं, जैसे NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो वो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है ना, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की बात करते हैं, है ना, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। एक में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की बात करूंगा, जिसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, जो 15, 16, 17 ग्रुप के होते हैं, ठीक है, कई बार ये लुईस बेस भी हो सकते हैं यदि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे तो, ठीक है, बिल्कुल। और 14 ग्रुप के हाइड्राइड का नाम भी आपको बता देता हूँ, देखो CH4 नाम होता है मीथेन, SiH4 नाम होता है सिलेन, GeH4 नाम होता है जर्मेन, SnH4 स्टेनेन, PbH4 प्लम्बेन, ठीक है, तो इनके हाइड्राइड्स के ये नाम है, ठीक है। तो मीथेन, सिलेन, जर्मेन, स्टेनेन और प्लम्बेन, ठीक है, इनके नाम पड़ गए। इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन उनके पास नहीं रहता, ठीक है। तो कोवलेंट हाइड्राइड्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, ठीक है, 3 कैटेगरी में हम अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। 13th ग्रुप के बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 14th ग्रुप के बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और 15, 16, 17 ग्रुप के इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनते हैं, ठीक है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड लुईस बेस की तरह भी काम कर सकते हैं, एग्जांपल अमोनिया, ठीक है, सारे नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है सारे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, ठीक है, कोई में देने की टेंडेंसी कम होती है, ठीक है। PS3 है वो कम बेसिक होता है, NH3 ज्यादा बेसिक होता है ना, मैंने करवाया आपको ड्रेगो रूल में ये सब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कल एक और कैटेगरी पढ़ेंगे, आज तो इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे मेटेलिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स की, ठीक है। मेटेलिक या नॉन स्टोक्योमेट्रिक भी बोलते हैं, कई बार हम इनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये D&F ब्लॉक के मेटल बनाते हैं, कौन से मेटल बनाते हैं, D&F ब्लॉक के मेटल बनाते हैं, आप पढ़ के आना इनके बारे में, ठीक है, नोट से। और कल हम इन्हीं की बात करेंगे और कल हम वाटर को भी स्टार्ट करेंगे, है ना, जो अगला पार्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू सून।